इधर उपस्थित मेरे बरवाला क्षेत्रवासियों, बाहर से आए अतिथिगण, मंच पे उपस्थित सभी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैंने पहले दिन से कहा था कि जब संजना 7 रोड रैली करेगी तो उसमें मुख्य अतिथि उसका बरवाला क्षेत्र होगा और मेरे लिए इधर पहुंचा हुआ हर एक व्यक्ति उतनी ही अहमियत रखता है जितना और कोई। आप सभी के प्यार से, आप सभी के विश्वास से और आप सभी के आश्वासन पे ये रैली रखी गई थी और इसको मजबूती देने आप पहुंचे, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू का साथ निभाने आप पहुंचे, उसकी बहुत बहुत आभारी हूं। ये जो रैली है ये सिर्फ रैली नहीं है, ये है विचारधाराओं की रैली, ये है विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की एक मुहिम। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे बहुत से महाअनुभवों की, बहुत से महान शख्सियतों की फोटोज लगी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ पोस्टर लगाने के लिए नहीं, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए लगाई गई हैं। अगर मैं शंखनाद रैली से ही शुरुआत करूं, जब हमने रैली करने का सोचा या जब मैंने राजनीति में कदम रखने का सोचा, तब मेरे जो दादा ससुर हैं वह छबील दास नेहरा जी, उन्होंने मुझे आध्यात्मिकता से जोड़ा, मुझे वेदों की, पुराणों की और हमारे भागवत की शिक्षा दी। जितनी बार उनके पैरों को हाथ लगाया उतनी बार अपने आशीर्वाद के साथ श्लोकों का ज्ञान दिया और उन्होंने ही मुझे बताया था, बेटा कोई भी नेक काम करने जाए, कोई भी घोषणा करने जाए, कुछ भी साफ दिल से, साफ नियति से करे तो शंख बजाना बहुत जरूरी है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। जब मैंने कहा कि मैं समाज सेवा ही मेरे जीवन का मकसद है, बचपन से वही किया है, देखा है, सीखा है, तब मेरे ससुराल पक्ष ने मुझ पर विश्वास दिखाया और ये राजनीतिक मंच मुझे दिया। उनकी भी आभारी हूँ, उन्हीं की वजह से आज आपके सामने खड़ी हूँ। समाज सेवा के काम बचपन से करती आई हूँ, लेकिन जब मजबूती से अगर कोई काम करना हो, जल्द से जल्द जनहित के समस्याएं का जो है समाधान करना हो, तो एक अधिकार की, एक पद की, एक ताकत की जरूरत रहती है और वो रास्ता दिखाने के लिए मैं अपने ससुराल पक्ष की, अपने ससुर प्रदीप नेहरा जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। जब साफ कर्म, नेक नियति, साफ दिल और पक्के जुनून से कोई भी काम किया जाए उसमें सफलता जरूर मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ना मिल जाए, क्योंकि अगर व्यस्त रहोगे तो हर एक काम आसान लगेगा, वहीं सुस्त रहोगे तो कोई काम नहीं कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। बचपन से ही जब छोटे बच्चों की तरह मैं भी पढ़ाई से आनाकानी करती थी तो मेरी माँ ने मुझे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया था। वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने कभी जो भी चीज भगवान से नवाजी गई है उसको मैंने सर माथे पे रख के, झुक के स्वीकार किया है। उन्होंने बताया था कि बाबा साहेब छोटे से बच्चे थे, उनको पढ़ाई से वंचित रखा गया था, उनकी पूरी बिरादरी को पढ़ाई से वंचित रखा गया था, महिलाओं को, माताओं को पढ़ाई से वंचित रखा गया था और एक छोटे से बच्चे के संघर्ष से हमारे देश को उसका संविधान मिला, हमें हमारी रीढ़ की हड्डी मिली, हमारा संविधान हमारे हक
मौके मिले। हमेशा से बाबा साहेब को अपना प्रेरणा स्रोत माना है, आज भी मानती हूँ, कल भी मानूंगी और हमेशा उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ी हूँ। उन्हीं के बारे में जाना था कि उन्होंने वकालत करी, लंदन से वकालत करके आए। महात्मा गांधी जी के बारे में बताना चाहती हूँ, जब सभी लोग शहीदी दे रहे थे, हमारे भारत देश के वीर सपूत अपनी जान को बलिदान कर रहे थे, तब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को उन्हीं की नीतियों में फंसाकर इस देश से बाहर निकालने का काम किया। मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत इसलिए मानती हूँ क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब की तरह ही शिक्षा को शस्त्र बनाया, उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया। अब जो राजनीति चल रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ जो गंदगी है, जैसे कि चौधराहट के लिए, पैसे कमाने के लिए, दूसरों का शोषण करने के लिए, दूसरों के हकों से उनको वंचित रखने के लिए जो राजनीति करी जा रही है, मैं वो नहीं देख सकती। और इसीलिए अपने प्रेरणा स्रोतों को, अपने शिक्षकों को, अपने मार्गदर्शकों को ये पक्का वादा करती हूँ कि उनकी विचारधारा, उनकी ये शिष्य संजना सातरोड आगे जरूर बढ़ाएगी। हमारा जब देश आजाद हुआ था 78 साल पहले, जितने हमारे लीडर्स थे, बेशक वो पहले कानून मंत्री हों, हमारे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, वो सब वकील थे या डॉक्टर थे या पढ़े लिखे थे, और उसके बाद उन्होंने हमारे देश को आकार देने का काम किया, हम तक हमारे सभी हक और अधिकार पहुंचाए, हमें बोलने की क्षमता दी, हमें आजादी दी। और उसके बाद हमने क्या किया? क्या यही असल श्रद्धांजलि है उन सपूतों के, उन शहीदों के बलिदान की? नहीं, हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस तरह उन्होंने देशभक्ति के साथ एकता को बढ़ाया, अपने पूरे भारत देश को अनेकता में एकता के लिए पहचाना, तो यही हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम 36 बिरादरी साथ लेकर अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचें, इंसानियत के समाज को आगे बढ़ाने की सोचें। और जहां तक कि मैं देख पा रही हूं, मेरे बरवाला क्षेत्र के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक वार्ड से मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, छोटे बच्चे इधर पहुंचे हैं। तो आपकी ये जो उम्मीद है मुझसे, ये मेरे लिए एक पेट्रोल का काम कर रही है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, आपकी बेटी आपकी उम्मीदों से, आपके प्रोत्साहन से और आपके आशीर्वाद से चलती है। इसी के साथ आप सभी के बीच मैं अपना घोषणा पत्र बताने जा रही हूँ। ये जो घोषणा पत्र है, ये हमने आपके बीच रहकर आपके सुख दुख और समस्याएं जानकर, पहचान कर फिर ड्राफ्ट किया है। अगर इसमें और भी कुछ रह गया हो, हम वो भी करेंगे। विधानसभा में जब आवाज उठाने की बारी आएगी, तो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू आपका सर गर्व से ऊंचा करेगी और आप गर्व से कह सकेंगे कि अब जो हमारे हालात सुधर रहे हैं, अब जो हमारे हक हमें मिल रहे हैं, वो हम उसके जिम्मेदार खुद हैं। क्योंकि सिर्फ संजना सातरोड विधानसभा में नहीं बैठेगी, उसका पूरा बरवाला क्षेत्र, उसका पूरा बरवाला परिवार उधर बैठेगा। घोषणा पत्र में जो हमने चीजें लिखी हैं, वो आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। पहला, कोई अमीर हो, गरीब हो या शिक्षित हो, अनपढ़ हो, सभी के घर हैं, सभी के परिवार हैं और सभी को रोजगार की जरूरत है। ये बात कहना कि सभी की सरकारी नौकरी लगेगी, ये सरासर झूठ है। कोई नहीं लगा सकता। बहुत बच्चे कई सालों की मेहनत करते हैं, फिर जाके उनको सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। लेकिन हम रोजगार को बढ़ा कैसे सकते हैं? तो मैं सभी उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो बरवाला क्षेत्र को पिछड़ा कहते रहते हैं, तो हम इस पिछड़े क्षेत्र को इंडस्ट्रियल जोन डी में डालकर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अपने क्षेत्र में लाएंगे। जो भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाएगा, उसको जो सरकार है वो पूरे पैसे वापस करेगी, क्योंकि वो सब्सिडाइज्ड होता है इंडस्ट्रियल जोन डी में।
मिलेगा। हमें पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, गरीब को, अमीर को, औरतों को, तो ये रोजगार बढ़ाने के लिए ये जो इंडस्ट्रियल जोन डी में अपने बरवाला क्षेत्र को लाने की जरूरत है, वो आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू संजना सातरोड करके रहेगी। इसी के साथ हम जब कुछ भी हमें उत्साह होता है, बहू बेटी की, अपनी बहनों की शादी होती है, बहुओं का जलवा पूजन होता है, बेटों की शादी होती है, या कोई भी सुख की खबर होती है, तो हम उसको बड़े उत्साह से मनाना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या रोक देता है? हमारी जेब। अगर हमें कोई भी खुशी होती है, हमें पहले अपनी जेब की तरफ देखना पड़ता है, और ये मैं होने नहीं दूंगी। हमारी खुशी है, इसको हम हर्ष और उल्लास से मनाएंगे। इसके लिए हमने ये सोचा है, प्रत्येक गांव में 2 से 4 एकड़ की जगह ली जाएगी और उसमें सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे। सामुदायिक केंद्र में 500 लोगों का कम्युनिटी सेंटर, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था करवाई जाएगी। अगर किसी को कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करना है, बेशक वो शादी, ब्याह, जलवा पूजन, हैप्पी बर्थडे, सालगिरह, कुछ भी हो, उनको बस एक निःशुल्क पर्ची कटानी है और खाने की सामग्री लेकर जानी है, और बाकी निःशुल्क रहेगा 500 लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर। उसी सामुदायिक केंद्र में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो शहरी स्तर की लाइब्रेरी होगी, ताकि जो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें अपने गांव से दूर ना जाना पड़े। उसी सामुदायिक केंद्र में ओपन जिम होगा वर्जिश के लिए। हम कहीं पे भी जाते हैं, दुख दुर्घटना की खबर सुनते हैं, हमें एक ही बात सुनने को मिलती है कि 30 साल का था, 40 साल का था, हार्ट अटैक हो गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास वर्जिश के साधन नहीं है, हमारे खान पान में मिलावट है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे पास वो सभी सुख सुविधाएं हो जिसके हम हकदार हैं। इस सामुदायिक केंद्र को मैं अपना मास्टरपीस कहती हूँ, क्योंकि ये सामुदायिक केंद्र प्रत्येक गांव में शहरी स्तर पे बनाया जाएगा। और अगर चीज 10 रुपए की बनाओ या 10 करोड़ की, अगर उसकी संभाल नहीं होगी तो फिर वो व्यर्थ है। इसीलिए उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसको संभालने के लिए हम लोग 4 लोगों की उधर एम्प्लॉयमेंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे, रोजगार देंगे। उसी के साथ साथ बरवाला और मीरगेट शहर में 500 बच्चों की शहरी स्तर की वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो एयर कंडीशन होगी और उसमें वो सारी सुख सुविधाएं होंगी जो बच्चों को लाइब्रेरी में जिसकी जरूरत रहती है। तलवंडी राणा धरना, जहां से मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत करी, समाज सेवक के तौर पे अनेकों धरनों पे गई, कर्मचारियों के धरनों पे, किसानों के धरनों पे, मजदूरों के धरनों पे, कलाकारों के धरनों पे, पर 505 दिन तक जो संघर्ष चला वो हमारे तलवंडी राणा के धरने का चला। और उसकी मांग थी एक सड़क, जो हमें आज तक अभी तक भी नहीं मिली, और सड़क के नाम पे जो एक सांप दे दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। इसीलिए हमने अंडरपास बनाने का ये सोचा है, विधानसभा में हम अंडरपास बनाने का पूरा आवाज उठाएंगे, लॉजिकल आर्गुमेंट देंगे, अपनी जरूरत बताएंगे, तो कोई उस बात को नकार नहीं सकता। एक छोटा सा अंडरपास हवाई पट्टी के नीचे हमें वापस हमारी जीवनी दे सकता है। इसी के साथ साथ पढ़ाई और खेल के क्षेत्रों में जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, वो पहुंचाना भी आपकी बेटी की जिम्मेदारी रहेगी, आपकी बहन की जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि हमारे बच्चों में काबिलियत की कमी नहीं है, वो पढ़ाई में भी अव्वल है, वो खेल में भी अव्वल है। अगर कमी है तो हमारे अंदर कि हम उनको वो मौके नहीं दे पा रहे। हरियाणा प्रदेश के बच्चे हर बार हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। बरवाला क्षेत्र में मैं खुद इतने खिलाड़ियों से मिली हूँ। हैंडबॉल के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश को किसने रिप्रेजेंट किया? बरवाला क्षेत्र के बच्चों ने। कबड्डी में, हैंडबॉल में, यहाँ तक कि हॉकी में भी जो ब्रॉन्ज मेडल आया है वो हमारे बरवाला क्षेत्र का ही एक बेटा लेकर आया है। अगर हम ऐसे काबिल बच्चों को सही मंच दें, सही उनको बुनियादी ढांचा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, तो सोचो कि जिसके पास कुछ नहीं है उसने
जो हमने ठाना है कि सूरज सा जलना है, तो ये हम जलकर दिखाएंगे और अपने क्षेत्र को नंबर 1 बनाएंगे। मेरी जो जिद है, मेरा जो जुनून है, जिस आश्वासन पे मैं आपके बीच खड़ी हूँ, वो यही है कि बरवाला क्षेत्र में इस प्रकार सभी काम करने हैं कि इसे मॉडल विधानसभा क्षेत्र बना सकूं। और इसी के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ और ये जो मेहनत है ये ही मुझे आगे बढ़ने का जुनून देती है। इसी के साथ साथ हमने देखा है जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने घर से बाहर निकलती हैं तो गांव में ही सीमित रह जाती हैं। जो बच्चियां हैं जिनके यहाँ गांव में 12वीं तक स्कूल नहीं है, वो 8वीं तक 10वीं तक पढ़ के अपने घर पे बैठ जाती हैं। उनके लिए भी साधन की व्यवस्था, रोटेशनल बस रूट्स, बेशक उस गांव से एक इंसान चढ़े या 100, सभी गांव में जो है बसेस चलेंगी, रेगुलरली निरंतर चलेंगी, ताकि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, माताएं हैं, बहनें उसका लाभ उठा सकें और अपने आप को मौकों से वंचित ना रखें और आगे बढ़ सकें। अच्छा, अब बात आती है कि एक एमएलए के अधिकार क्या होते हैं। आप सभी के बीच आकर मैंने हमेशा ये बात साझा करी है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हम क्यों अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको मतदान देते हैं। हम उन्हें मतदान देते हैं हमारी आवाज उठाने के लिए, हम उन्हें मतदान देते हैं अपने जो मूलभूत जरूरतें हैं, जैसे कि सफाई, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल जैसी जो चीजें हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, वो हम तक पहुंचाएं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपने हालात बदलें और शंख बजा के ऐलान कर दें कि अब हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और अब ये कभी पीछे नहीं होगा। और जब नंबर 1 क्षेत्र बरवाला बनेगा तो वो लोगों के मुंह पे ताला लगेगा जो कहता है बरवाला पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अब हमारा सिर्फ एक ही जुनून है, एक ही नारा है, नंबर 1 बरवाला है। इसी के साथ आप सभी से फिर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मेरे विचार सुने, मेरे लिए इतनी गर्मी में आप इधर उपस्थित रहे, इतनी भारी तादाद में इधर आए, बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी प्यार को बनाए रखना। आपकी बेटी अगर एक बार विधानसभा में बैठ गई तो फिर अब बरवाला को कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए भाइयों ने एक और इनिशिएटिव लिया है। जो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, निःशुल्क सीखना चाहते हैं, तो एसके क्लासेस हांसी में वो मेरे द्वारा जा सकते हैं, मुझसे कूपन लेके जा सकते हैं और आगे इंग्लिश के लिए अगर वो पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको वो निःशुल्क सेवा दी जाएगी। और एक आखिरी बात, जब आप अपनी बहन को एमएलए बनाओगे तो ये बात मैं गारंटी से कह रही हूँ, मेरे क्षेत्र में कोई धरने पे नहीं बैठेगा, क्योंकि अनेकों में धरनों पे जाने के बाद मुझे वो दर्द, वो दुख पता है और वो मैं किसी और को नहीं सहने दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।